अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 103 फॉर इंटर पार्ट 1, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 यानी कि लिक्विड्स एंड सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और सॉलिड की डिस्कशन के दौरान हमने देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, जिसमें हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड देखे और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में बात की थी। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हुए अपने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल यूनिट क्या होता है, और उसके अलावा हमने देखे 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स दैट आर अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इनसाइड द क्रिस्टल्स, यानी कि एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की वजह से जो अरेंजमेंट होती है कि आपस में जो अरेंजमेंट होती है जिससे क्रिस्टल सिस्टम बनता है, उसकी वजह से उनमें चेंजेस आने की वजह से, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स में चेंजेस आने की वजह से जो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स बनते हैं, हमने उनके बारे में स्टडी किया था। और उसके बाद हमने देखा है डिफरेंट ये जो अरेंजमेंट है इसकी वजह से ये डिफरेंट सॉलिड्स में डिफरेंट टाइप की हो सकती है। हमने कौन से देखे, क्लासिफिकेशन की उस हिसाब से क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जिसमें हम लोग आयनिक सॉलिड की बात करते हैं। आयनिक सॉलिड के अलावा कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, मेटालिक सॉलिड्स हैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं आयनिक सॉलिड्स की। तो इसमें इंट्रोडक्शन क्या था कि आयनिक सॉलिड्स वो सॉलिड हैं कि जिनके अंदर आयंस प्रेजेंट हैं, यानी कि कैट आयंस एंड एन आयंस। कैट आयंस और एन आयंस की जब हम अरेंजमेंट की बात करें तो यू नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वाइल द सेम चार्जेस दे रिफ्लेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्शन और सेम चार्जेस के दरमियान में ऑपोजिट फोर्सेस जो हैं, जो एक दूसरे को एक दूसरे से अलहदा करने की जो फोर्सेस हैं, दे आर द प्रिंसिपल फोर्सेस जो कि डिफ़ाइन करेंगी कैट आयन और एन आयन के अरेंजमेंट इन द सॉलिड। हम जब बात करते हैं आयनिक सॉलिड की, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी कैट आयन है उसके इर्द गिर्द जितने भी एन आयंस प्रेजेंट होंगे वो उन सब मौजूद एन आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है, बल्कि उसको जिस तरफ भी, चाहे पास चाहे दूर, अपने से ऑपोजिट चार्ज मिलेगा वो उसको ज़रूर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये आयन भी इसी तरह से कैट आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये जो फोर्सेस हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बन जाती हैं बिटवीन द डिफरेंट एन आयंस। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इस वजह से हमने देखा कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर या ऑर्डिनरी प्रेशर की अगर हम कंडीशन में देखें इन सॉलिड्स को, आयनिक सॉलिड को, तो हमेशा आपको ये सॉलिड फॉर्म में ही नज़र आते हैं। ये आपको कभी भी ऑर्डिनरी कंडीशंस में गैस या लिक्विड फॉर्म में नज़र नहीं आएंगे। वाई? बिकॉज इनके जो कैट आयन और एन आयंस हैं, इनके दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो इस हद तक स्ट्रॉन्ग हैं कि उनको ओवरकम करना, उनको ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और ये फोर्सेस हैं जो इन पार्टिकल्स को, इन आयंस को अपनी जगह पे फिक्स रहने पे मजबूर करती हैं। अगर ये सॉलिड से लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में जाएं तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड हैं, जबकि लिक्विड में द पार्टिकल्स कैन फ्लो विद इन अ लिमिट वाइल इन द गैसेस द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। तो अगर इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो हमें सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनको अपनी इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना होगा, जो कि इस हद तक स्ट्रॉन्ग हैं कि पार्टिकल्स के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमेशा आयनिक सॉलिड्स हमें सॉलिड फॉर्म में ही नज़र आते हैं ऑर्डिनरी कंडीशंस पे। सेकेंडली हमने देखा कि आयनिक सॉलिड जो हैं कभी भी आपको न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पे नज़र नहीं आते, बिकॉज उसके अंदर आयंस जो प्रेजेंट हैं उनको अगर किसी और उस सॉलिड के अलावा कोई और पार्टिकल भी मिले, कोई और कैट आयन या एन आयन मिले, तो वो ज़रूर ऑपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कभी भी इंडिपेंडेंटली अकेले में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि इन्होंने बाउंड बनाया होता है। उसके अलावा ये जो आयंस के दरमियान में जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से एक पूरे सॉलिड के अंदर जितने भी आयंस हैं दे आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा आयंस मौजूद होते हैं। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने अट्रैक्ट किया हुआ है, पूरा जो नेटवर्क है आयंस का वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बना हुआ है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा आयंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनका क्रिस्टल लेटिस जो है आयनिक सॉलिड का, ये भी तभी बनता है, किस तरह से बनता है कि जब आयंस अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। जाहिर सी बात है जब आयंस अपने आप को इस तरह से अरेंज करे कि एन आयन और एन आयन एक दूसरे से बहुत दूर हों, बिकॉज दे डोंट अट्रैक्ट ईच अदर,
दे पुश ईच अदर फार अवे। तो इन्होंने अपने आप को जब अरेंज करना है, जाहिर सी बात है कैटायन के हिसाब से एक एनायन तब अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास हो बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक सेम चार्ज दूसरे सेम चार्ज से ज़्यादा दूर रह सके। तो इस तरह से तमाम आयंस, चाहे वो कैट आयंस हैं या एन आयंस हैं किसी सॉलिड के अंदर, वो अपने आप को अरेंज करेंगे कि सेम चार्जेस जो है एक दूसरे के करीब ना हो ज़्यादा, और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे से ज़्यादा करीब हो सके। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर है किसी भी आयनिक क्रिस्टल का, जब आप एक कोई भी क्रिस्टल ले लें, कोई आयनिक सॉलिड ले लें, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया सोडियम क्लोराइड की आप बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड के अंदर टू टाइप्स ऑफ आयंस आर प्रेजेंट, दैट इज सोडियम कैटायन एंड क्लोरीन का एन आयन है। तो इनके रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि सोडियम का जो कैट आयन है उसका साइज़ कितना है और क्लोरीन का जो एन आयन है उसका साइज़ कितना है, उस हिसाब से भी उस क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की शेप डिपेंड करती है। ऑब्वियसली इनका साइज़ मैटर करता है, बिकॉज साइज़ के हिसाब से ही क्रिस्टल लेटिस बनेगा कि इतना साइज़ हो कि एन आयंस और कैट आयंस कम्प्लीटली उनके अंदर फिट हो सकें। ऐसा ना हो कि क्रिस्टल ऐसा कुछ बन रहा हो जिसके अंदर एन आयंस कम्प्लीटली फिट ना हो बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइजेस। उसके अलावा अगर हम सीजियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं सीजियम फ्लोराइड के साथ, तो दोनों को अगर हम ज्योमेट्री देखें, दोनों की ज्योमेट्रिकल शेप को देखें, दोनों की ज्योमेट्रिकल शेप्स बिल्कुल एक दूसरे के जैसी हैं। वाई? बिकॉज इनके अंदर जो रेडियस रेशो है, यानी कि यहाँ पे सीजियम की और फ्लोरीन एन आयन और सीजियम कैट आयन की जो रेडियस हैं वो सोडियम क्लोराइड के रेडियस कैटन और एनायन के रेडियस से मैच करते हैं, उनकी रेशियो सेम है। दैट इज़ वाई इनके क्रिस्टल की ज्योमेट्री भी सेम होगी। अगर हम लोग आयनिक क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा जो है जब बात करेंगे इसके मैस के बारे में, तो आयंस, जब भी आयन की बात करेंगे तो हम लोग नाम करेंगे, हम मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस की जगह पे नाम मेंशन हमेशा करते हैं फार्मूला मैस का। फार्मूला मैस, दिस वर्ड इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर द आयनिक सॉलिड्स या आयनिक सब्सटेंसेस। इनका मॉलिक्यूलर मैस हम लोग नहीं जिक्र करते। जब भी हम लोग इनके मैस की बात करेंगे वी विल ऑलवेज मेंशन इट इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला मैस एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर मैस, बिकॉज ये जो आयनिक सॉलिड हैं दे डोंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे ओनली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो दैट इज़ वाई व्हाइल कंसिडरिंग देयर मैस हम लोग हमेशा मेंशन करेंगे फार्मूला मैस, ना कि मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस। जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं, अगर हम एक और इनकी प्रॉपर्टी को देखें तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कभी भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रॉन्स की, आयंस की ज़रूरत होती है टू पास फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द सॉलिड टू अनदर साइड ऑफ द सॉलिड। लेकिन आयनिक सॉलिड के अंदर जो जितने भी कैट आयंस और एन आयंस होंगे वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड अप है, एक दूसरे के साथ इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिसिटी आती भी है, ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे है, इस आयन को शिफ्ट करना है इसे दूसरे कॉर्नर पे, बट दिस आयन कैन नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस बिकॉज इट इज़ टाइटली पैक्ड। जितने भी इसके इर्द गिर्द कैट आयंस होंगे सब ने इसको अपनी तरफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ बाउंड किए हुए है। तो इस वजह से ये आयन इज़ नॉट फ्री टू मूव। दैट इज़ वाई द आयनिक सॉलिड्स दे कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी वाइल दे आर इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में तो कभी भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर जो आयंस हैं वो टाइटली पैक्ड अप हैं, वो कभी भी फ्लो नहीं कर सकते, और इनके फ्लो ना करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा आयनिक क्रिस्टल्स की अगर हम लोग बात करें, अगर हम इनको सॉल्यूशन फॉर्म में ले आएँ या फिर मॉल्टन स्टेट में ले आएँ। सॉल्यूशन फॉर्म में जैसे कि अगर आपने आयनिक क्रिस्टल जैसे सोडियम क्लोराइड है या सीजियम फ्लोराइड है, आपने इसको वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, या फिर आपने इस सॉलिड को, जो आयनिक सॉलिड है, उसको मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में ले आए और तब आपने इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की कोशिश की, तब इलेक्ट्रिसिटी को यह कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों कंडक्ट करेंगे? सॉलिड स्टेट में तो कंडक्ट कर नहीं सके, मोल्टन स्टेट में या फिर सॉल्यूशन की फॉर्म में क्यों कंडक्ट करते हैं? बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन या फिर इन द मोल्टन फॉर्म ये आयंस आर फ्री टू मूव।
जैसे कि लिक्विड फॉर्म में जब जाते हैं आयनिक सॉलिड तो उनके दरमियान की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती हैं। दिस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट और उस वजह से द आयंस आर फ्री टू मूव विद इन द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को छोड़ के नहीं जा सकते पर उस स्टेट के अंदर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। दैट इज़ वाई जब लिक्विड फॉर्म में या फिर सोल्यूशन फॉर्म में आप आयनिक सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को रखें तो दे कैन ईजिली पास, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गई है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात। अब अगर हम लोग देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं दे आर हाईली ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स के दे इफ़ यू पुट अ फोर्स ऑन देम और इफ़ यू पुट अ प्रेशर ऑन देम दे विल ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, बिकॉज इनके अंदर दे आर कंपोज्ड ऑफ पैरेलल लेयर्स जिनके अंदर कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट हैं। इस तरह से इसके अंदर लेयर्स प्रेजेंट हैं जिसके अंदर ये आयंस जो हैं इन के अंदर टाइटली पैक्ड अप हैं। इस तरह से ये प्रेजेंट है। तो जब आप इसके अंदर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये लेयर्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं और इस वजह से जो ऑपोजिट आयंस हैं इनके अंदर वेरियस पैरेलल लेयर्स दे लाई अबव ईच अदर, यानी कि आप देख सकते हैं कि एक तो कोई भी आयन सेम आयन एक दूसरे के साथ नहीं है, बल्कि हर तरफ से अगर आप देखें तो इनके आसपास ऑपोजिट आयंस प्रेजेंट हैं। हमेशा कैट आयन के इर्द गिर्द एन आयन ही आपको देखने को मिलेंगे और एक एन आयन के इर्द गिर्द हमेशा आपको कैट आयन ही देखने को मिलते हैं। तो ये जब लेयर्स फॉर्म में भी आते हैं तो ये इसी तरह से ऑपोजिट चार्जेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी ऑपोजिट आयंस एक दूसरे के करीब होंगे जबकि सेम आयंस, सेम चार्जेस जो हैं एक दूसरे से दूर होंगे। सो जब हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करेंगे तो ये जो फर्स्ट लेयर है, इसी तरह की बहुत सारी लेयर्स, पैरेलल लेयर्स प्रेजेंट होंगी। तो जो एक लेयर जो होगी, जो फर्स्ट लेयर होगी आयंस की, दे स्लाइड्स अ बिट ओवर द अदर लेयर, ये दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे। इस तरह से जो लाइक आयंस हैं जब ये थोड़ी सी, जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे इट विल मूव अ लिटिल बिट ओवर देयर, तो उससे क्या होगा कि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, इस तरह से सेम चार्जेस एक दूसरे के आगे पीछे हो जाएंगे और आगे पीछे ऊपर नीचे होने की वजह से, एक दूसरे के आमने सामने होने की वजह से दे बिगेन टू रिपेल, वो एक दूसरे को अपने आप से पुश करना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से जब आप थोड़ी सी भी एक्सटर्नल फोर्स इनको अप्लाई करेंगे तो दे विल शो द बिहेवियर ऑफ ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब है जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे दे विल ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन क्यों? क्योंकि अभी इनके दरमियान में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिल रही हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस विद ईच अदर। लेकिन जब फोर्स को अप्लाई करते हैं तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाती हैं। स्लाइड होने की वजह से सेम टू सेम चार्जेस हैं दे विल कम फेस टू फेस विद ईच अदर, और इस वजह से जब सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब आएँ तो उनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ रिपल्जन एक्ट करना शुरू कर देती हैं और रिपल्जन की वजह से दे ब्रेक अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरह से थोड़ी सी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ब्रिटलनेस का बिहेवियर शो होता है। इसके अलावा अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। बहुत ज़्यादा हाई क्यों होती है? डेंसिटी का मतलब क्या है? वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। तो अगर हम इसमें बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयनिक सॉलिड्स के अंदर जितने भी आयंस हैं दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। टाइटली पैक्ड का मतलब है बहुत कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं। लाइक दिस, दे हैव नो स्पेसेस बिटवीन देम। तो जब ये रेशो ही बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम है, मैस बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेशो ज़्यादा है। इसका मतलब कि आयनिक सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉलिड्स। तो इन कंपाउंड्स की, वो कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, ये आयनिक रिएक्शंस दिखाएंगे इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड दे आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। ये है हमारी अगली प्रॉपर्टी। डेंसिटी हमने डिस्कस कर लिया है, ब्रिटलनेस हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम इसके रिएक्शन को देखें, इसके रिएक्टिविटी को देखें, तो जो ये पोलर आयनिक सॉलिड्स हैं ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर बहुत फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर अगर आप वाटर के चार्जेस को देखें, उसके अंदर स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, जिसके ऊपर
हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, जब इसके अंदर आप NaCl को डालेंगे तो सोडियम का पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दिस वाज अ पोलर कंपाउंड। तो पोलर कंपाउंड्स के अंदर ये आयनिक सॉलिड इजीली डिजॉल्व हो सकते हैं और ये बहुत फास्ट रिएक्शन शो करेंगे। वाई? बिकॉज कि इसमें जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे अगले कंपाउंड के जिसके अंदर वो मिक्स होने जा रहे हैं, वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इनकी आपस की, जाहिर सी बात है जब सोडियम क्लोराइड डाला था इनकी आपस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थी क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज थे। लेकिन जब इसको ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, इसको हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसकी जो आपस की सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो ख़त्म हो जाएगी और ये आयन सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, सोडियम और क्लोरीन, और वो सेपरेटली वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी आयनिक सॉलिड्स की है कि वो सिर्फ पोलर कंपाउंड्स के साथ ही मिक्स हो सकते हैं। अगर आप इन्हें किसी नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो नॉन पोलर होने की वजह से उस कंपाउंड के अंदर कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं होंगे जो कि इन चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, और इस वजह से इसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो ओवरकम नहीं कर सकेंगी, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होंगी और सोडियम क्लोराइड किसी भी नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर मिक्स नहीं होता। उसके अलावा आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह से हमने बात की थी आइसोमॉर्फिज्म की और पॉलीमॉर्फिज्म की। आपको रिमाइंड कराती चलूँ, आइसोमॉर्फिज्म होती क्या है कि जिसके अंदर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो एक ही सब्सटेंस मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी प्रॉपर्टी आयनिक सॉलिड्स की है। आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी भी आपको दिखेगी, यानी कि दो डिफरेंट आयनिक सॉलिड की सेम ज्योमेट्रिकल शेप होगी, और उसके अलावा आपको पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी भी आयनिक सॉलिड के अंदर मिलती है जिसके अंदर सेम आयनिक सॉलिड की टू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हो सकती हैं। तो ये समझने के लिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल है उसके स्ट्रक्चर को, और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सोडियम क्लोराइड दैट इज़ द कॉमन टेबल सॉल्ट, तो उसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे मज़ीद आयनिक सॉलिड्स के बारे में। तो यहाँ तक उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया हो, प्रॉपर्टीज़ आयनिक सॉलिड की आपको समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माई नेक्स्ट लेक्चर।